व्यथा का सरगम। अमृत राय। गहरी काली नीरव निस्तब्ध रात। केवल दूर पर कुत्तों के भौंकने की आवाज और कुछ गीदड़ों की। मनुष्य की आवाज तो गाने की एकाध कड़ी के रूप में कभी कभी सुनाई पड़ जाती है। किसी रिक्शे वाले के किसी रोमांटिक फिल्मी गाने की एक कड़ी, वरना सन्नाटा। पास के ही किसी घर से शहनाई का व्याकुल स्वर आ रहा है। शहनाई भी अजब बाजा है जो दुख सुख दोनों में समान रूप से आदमी का साथ देता है। पर आज न जाने क्यों सुरेश्वर, मगर आप उसे क्या जाने, आपने शायद कभी उसे बीन बजाते सुना नहीं। जब वो आंख बंद करके बीन के तारों पर अपनी उंगलियां दौड़ाने लगता है तो विश्वास ही नहीं होता कि ये सुरेश्वर जो सामने बैठा है उसकी अभी उठान पर की उम्र है। उसने अभी कुल 30 बसंत देखे हैं। उसके स्वरों से प्रवाहित होने वाली व्यथा की उस सरिता में जिसने भी एक बार नहाया उसका रोम रोम जैसे कांप उठा और उसे लगा मानो अनेक पतझड़ और शिशिर बजाने वाले की अस्थि और मज्जा में जाकर बस गए हों। सुरेश्वर रेलवे के एक ऑफिस में क्लर्क है। रेलों की घड़घड़ाहट और फाइलों की थकान को अपनी बीन के स्वरों में बांधकर उसने उन्हें नया ही रूप दे दिया है। दिन भर की दौड़ धूप के बाद रात को यही उसकी शांति का निर्झर है, यही उसका सहारा है, कवच है। मानो ये न हो तो दफ्तर की फाइलें उसे खा जाएंगी। रात को अपना कमरा बंद करके ताकि पड़ोसियों की नींद न खराब हो, वो अक्सर बड़ी देर तक बीन बजाता रहता है। रात की इन घड़ियों का एकांत उसे बहुत प्रिय है। वो चाहता है कि जल्दी ही सब सो जाएं, जिससे दूसरे रोज तक वो अपनी बीन में खोया रहे और समझता रहे कि किसी बिंदु पर पहुंचकर घड़ी की सुइयां अचल हो गई हैं। सो आज न जाने क्यों सुरेश्वर का मन उदास है। शहनाई का वो पतला स्वर खंजर की तरह उसके दिल के अंदर उतरता चला जा रहा है। एक अजीब सी वेदना, एक अजीब सा दर्द उसे अपने अंदर समो रहा है। उसकी बीन आज खामोश है। आज तो वो बस सुन रहा है। शहनाई के स्वर की वो बंकिम कटार उसके अंदर उतरती ही चली जा रही है। सुरेश्वर जानना चाहता है कि अपने उतार और चढ़ाव में वो उससे क्या कहना चाहती है। पीड़ा की वो कौन सी अतल गहराई है जिसे वो छू लेने का संकल्प किए है। शहनाई का स्वर उसके गहरे से गहरे मन में एक अत्यंत सुंदरी पार्वत्य युवती का आकार ग्रहण कर रहा है। वो युवती किसी क्रूर दैत्य द्वारा शापित है। उसका सखा खो गया है। उसके परिजनों ने उसे छोड़ दिया है और उसे अकेले ही अपनी व्यथाओं का पर्वत ढोना है। उसकी मुखश्री तुहिन स्नात मटर के फूल के समान है। उसके कपड़े हिम के सदृश धवल हैं, पर उसकी मुख मुद्रा को जैसे किसी गहरी उदासी का धुआं लग गया हो। शहनाई के स्वर को इस मानव चित्र में बदलकर सुरेश्वर उसी को देखता हुआ खोया सा, ठगा सा बैठा था। हठात जैसे किसी ने उसके कंधे पकड़कर उसे झंझोड़ा और होश में ला दिया, और तब उसे पता चला कि वो अपने आप को छल रहा था। जो मानस चित्र उसकी आंखों के आगे आ रहा था वो शहनाई के स्वर का चित्र नहीं है, मांस मज्जा की एक वास्तविक तरुणी का चित्र है जिसे उसने आज ही शरणार्थियों की गाड़ी से उतरते देखा है। वो हजारा जिले की एक सीमांत देशीय हिंदू पठान तरुणी का चित्र है। जब शहनाई ने किसी भयानक दर्द को अपने स्वरों में बांधने की कोशिश की तो वो व्यथा सुंदरी अपने आप उसकी आंखों के आगे आ गई, समंदर के फेन से निकलती हुई वीनस के समान। हाँ, सचमुच वीनस, उर्वशी, तक्षशिला की सुंदरी, सरों के पेड़ की सी सुघड़ लंबाई, स्वस्थ यौवन से भरपूर छरहरा शरीर, सीमांत के कागजी बादाम जैसी ही आंखें, चंदन सा गोरा रंग, सुसंस्कृत मुखमंडल, लंबी सी वेणी, मगर सबके ऊपर अंग राग के स्थान पर उदासी का एक गहरा लेप जो चेहरे के भाव को आमूल बदल देता है। उसे देखकर कोई उच्छृंखल भाव जैसे पास पर भी नहीं मार सकता। देखने के साथ ही उसे लगातार देखने की इच्छा होती है, एकटक, मगर उसके साथ ही साथ पूरे वक्त जैसे कोई भीतर बैठा एक बड़ी तकलीफदेह कड़ी गुनगुनाता रहता है। सुरेश्वर ने आज ही तो उनके रहने की जगह देखी। धन्य भाग जो दूसरा महायुद्ध हुआ, वरना न लड़ाई होती, न मिलिट्री की बारकें बनती और न आज मनुष्य की पशुता से भागकर शरण मांगने वालों को टिकने का कहीं कोई ठिकाना होता। शरणार्थियों को ये बनी बनाई बारकें यूं मिल गई गोया इन्हीं के लिए बनाई गई हों। इन्हीं बारकों में अपने घर बार, खेती किसानी,
दुकानदारी से उखड़े हुए लोग अपना सारा सामान लिए दिए पड़े थे। टीन के बड़े बक्से, मंझोले बक्से, छोटे बक्से, खाटों के पाए, पटियां, सूतलिया बाद सब अलग अलग मोड़कर रखी हुई। चटाइयां, एक आध बाल्टी, लोटा, थाली, कनस्तर, किसी किसी के पास अपना हुक्का भी है। यही उनकी सारी गिरस्ती थी। इसी गिरस्ती से गिरे बंधे वे इस नई दुनिया में अपने लिए जगह बना रहे थे। बीवियां कुएं से पानी ला रही थीं या रोटी पका रही थीं, और बच्चे धूल में सने कुछ सहमे सहमे से खेल रहे थे। लोहता की खाक का मिलान हजारा की खाक से करके ये पता लगा रहे थे कि पशुता के कीटाणु कहाँ ज्यादा हैं, और अपने जहन से उन डरावनी शक्लों को निकालने की कोशिश कर रहे थे जिन्होंने उनकी नादान जिंदगी को भी चारों तरफ से डर की रस्सियों से कस दिया था। यहीं इसी नई दुनिया में उस शाम को सुरेश्वर ने उस व्यथा सुंदरी को हल्के हल्के रोटी सेकते देखा था और उसकी विपत्ति की कहानी सुनी थी। एक ऐसे आदमी से जो बन्नों की पुरानी दुनिया में भी उसका पड़ोसी था और आज इस नई दुनिया में भी, जिसकी दीवार उठ ही न पाती थी क्योंकि वो आदम के बच्चे को हाड़ तोड़ ईमानदार मेहनत की पुख्ता नींव पर नहीं बल्कि पब्लिक की दया की थोथी भुसभुसी नींव पर आधारित थी। सुरेश्वर के ये पूछने पर कि उन्हें यहाँ कैसा लगता है, जिला हजारा की रहने वाली उस व्यथा सुंदरी बन्नों के पड़ोसी उस अधेड़ आदमी ने जो बात कही थी वो सुरेश्वर को भूलती ही नहीं थी। किसी की भीख के टुकड़े पर जिंदा रहने से ज्यादा लानत की कोई बात दूसरी नहीं होती बाबूजी। उसी से सुरेश्वर को यह भी पता लगा था कि बन्नों की शादी हाल ही में हुई थी उसी गांव में, जबकि मारकाट शुरू हुई। उसके आदमी को कातिलों ने नेजा भोंक कर मार डाला और इसे उठाकर ले गए। फिर बन्नों ने वहां क्या देखा और कैसे एक रात जान पर खेलकर वो भाग निकली और छुपते छुपते दूसरे भागने वालों के संग जा मिली, इसकी एक काफी साहसिक कहानी थी। वो अधेड़ आदमी जब शाम के धुंधलके में एक छोटी सी चारपाई पर बैठा वो किस्सा सुना रहा था, उस वक्त उसकी नायिका बन्नो इतने भयानक अनुभवों, पीड़ाओं और साहस को अपने उस नाजुक शरीर में समेटे खामोशी के संग रोटियां सेक रही थी। उसी खामोशी से अपनी तकलीफों को सहते सहते वो कुछ विक्षिप्त सी हो गई थी। बोलने या हंसने में भी अब शायद उसे तकलीफ होती थी। उस दुनिया की तमाम चीजों के संग जिनमें उसकी अस्मत और उसका पहरेदार भी था, उसका बोलना और हंसना भी जलकर राख हो गया था। 5,000 या 50,000 साल पहले आए भूडोल में उसकी जिंदगी के बिना पलस्तर के टूटे हुए मकान में अभी उसकी शादी को दिन ही कितने हुए थे। उसकी उमंगों के पंछी भी जहां तहां मरे पड़े थे। जो कभी सर्द लाशें थीं, वहीं अब ठठरियां हो गई थीं। शीशे की तरह चमकीले किसी पत्थर में गोया हंसी बीच में ही रुक गई थी। मुंह खुला का खुला ही रह गया। बारक के पास ही कुआं था, कुएं के पास एक कोठरी। पता नहीं लड़ाई के दिनों में वो किस काम आती थी, अब तो वो खाली पड़ी रहती थी। लड़के दिन के वक्त उसमें लुकते छिपते हैं। आज शाम के 7:30 बजे उसमें अचानक बड़ी जान आ गई। बन्नो पानी भरने गई तो थोड़ी दूर पर ही उस कोठरी से उसे किसी के चीखने या चीख के जबरदस्ती रुंध जाने की हल्की सी आवाज आई। हल्की मगर पैनी। कुछ मर्द आवाजों की फुसफुसाहट भी उसके कानों में पड़ी। उसने तय किया कि पता लगाना चाहिए। पानी लेकर लौटी, पानी रखा, एक ताक पर से अपना खंजर उठाया और चल दी। वो कोई 10 गज की दूरी पर रही होगी जबकि कोठरी में से किसी आदमी ने कुछ खोजने के लिए एक दिया सलाई जलाई, जो भग से बुझ भी गई। बन्नो ने देखा कि 4-5 आदमियों ने एक नौजवान लड़की को जमीन पर लिटा रखा है। लड़की चित लेटी हुई है या लिटाई हुई है। उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं। 2-3 जवान उसके हाथ पांव कसे हुए हैं और वो नंगी लड़की छटपटा रही है। कुछ खास जोशीले शरणार्थी नौजवानों के गिरोह ने आज शिकार किया था। उनका खून भी खून है, पानी नहीं। उन्हें बदला लेना आता है। वो अपनी जिल्लत का बदला लेंगे। अपने धर्म की किसी लड़की की लुटी हुई अस्मत का बदला वो दुश्मन की लड़की की अस्मत लूट कर चुकाएंगे। पास के एक गांव से 5-6 नौजवान कुछ चोरी और कुछ सीना जोरी यानी 1-2 आदमियों को घायल करके एक लड़की को उठा लाए थे और इस वक्त बारी बारी से उसकी अस्मत लूट कर न सिर्फ अपने वहशीपन को खुराक दे रहे थे बल्कि उसके साथ ही साथ अपनी कौम की खिदमत भी कर रहे थे। एक लम्हे को जो दिया सलाई जली, उसमें बन्नो ने इन कौम के खादिमों को अपने कर्तव्य में रत देख लिया। उसे बात समझने में जरा भी देर नहीं लगी। एक तो स्थिति यूं ही दिया सलाई की लाल सी रोशनी में इंसान की हैवानियत की तरह स्पष्ट थी।
दूसरे बन्नों। उसे भी कुछ बतलाने की जरूरत नहीं थी, वो जो कि खुद ऐसे ही नाटक की नायिका रह चुकी थी। बन्नों के भीतर बैठे हुए पशु की आत्मा को गंभीर संतोष मिला, गहरी तृप्ति का सुख। इसे ऐसे ही चीर डालना चाहिए। इसी का खुदा उन जानवरों का भी खुदा है, इसे यूं ही चीर डालना चाहिए। बन्नों के भीतर अचानक पैशाचिक उल्लास की लहर दौड़ आई, मगर कोई 1.5-2 मिनट के अंदर ही एक विचित्र मरोड़ के साथ एक दूसरी लहर उठी। सांप काटने पर आदमी को जो लहर आती है, वो लहर, उसमें झाग निकलती है। बन्नों को लगा कि जैसे वो एक बड़े आईने के सामने हो। जो लड़की जमीन पर नंगी लेटी थी, वो वही है, बन्नों। उसी को आधी दर्जन बाहें जमीन से चिपकाए हुए है, और भेड़ियों जैसी भूखी भूखी ये आंखें वही आंखें हैं जो पहले उसे यूं ही घूर चुकी है। कौन है? कौन है यहाँ? क्या हो रहा है यहाँ? चिल्लाती हुई वो खंजर हाथ में लिए तेजी से कोठरी में दाखिल हुई। अंदर खलबली मच गई। एक दो ने पहले भागने की कोशिश की, मगर फिर सबने यही तय किया कि देखना चाहिए माजरा क्या है। हमारे काम में खलल डालने वाला ये कौन शैतान जमीन पर उतर आया। बन्नों ने 1-2 जवानों पर हमला किया, मगर वो सब सधे हुए खिलाड़ी थे, बच गए और बन्नों की तरफ लपके कि उसके हाथ से खंजर छीन लें। मगर इसके पहले कि वो ऐसा कुछ कर पाए, बन्नों ने बिजली की तेजी से दौड़कर उस लड़की के पेट में खंजर भोंक दिया और फिर वही खंजर अपने सीने में चुभो लिया।